ओके, हम पहला देखते हैं। पहला हमारा टेक्सटुअल एग्जांपल है, हाउ कैन यू चार्ज अ मेटल स्फीयर इज अ पॉजिटिवली विदाउट द टचिंग्स। तो हमको एक चार्ज प्रोड्यूस करना है, पॉजिटिव चार्ज। हमारे के पास एक स्फीयर है और स्फीयर में हमको एक पॉजिटिव चार्ज प्रोड्यूस करना है, बट यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि भाई विथाउट टचिंग। तो विथाउट टचिंग तो हमारे पास 3 मेथड अवेलेबल है, बाय द रबिंग मेथड, बाय द कंडक्शन मेथड एंड बाय द इंडक्शन मेथड। तो कौन सी मेथड आएगी? बाय रबिंग मेथड में तो हमको एक दूसरे की बॉडी के साथ हमको रब करना पड़ता है, तब भी हमारा इलेक्ट्रॉन एक बॉडी में से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर हो सकता है। देन आफ्टर सेकेंड मेथड बाय द कंडक्शन मेथड। बाय द कंडक्शन मेथड का मीनिंग ही होता है बाय कॉन्टैक्ट मेथड। हमारे पास एक विथाउट चार्ज बॉडी है जिसको हमको एक चार्ज करना है, बट हमारे पास एक दूसरी बॉडी होती है कि जिसमें ऑलरेडी चार्ज अवेलेबल है। तो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन ट्रैवल करता है एक हाई चार्ज बॉडी टू लो चार्ज बॉडी। तो इसमें आपका मीन्स का कॉन्टैक्ट होना जरूरी है। तो ए बी मेथड आपकी नहीं आने वाली है। और लास्ट इंडक्शन मेथड। तो इंडक्शन मेथड का मीन्स के मीनिंग ही होता है कि भाई विदाउट टचिंग मेथड। तो यहाँ पे आपको इंडक्शन मेथड से आपको फाइंड आउट करना है कि भाई आपकी बॉडी में एक पॉजिटिव चार्ज लाना है, ठीक है। ओके, तो मेरे पास ऐसे पहले कोई एक स्फीयर अवेलेबल था कि वो जो स्फीयर था विथाउट मीन्स के उसका टोटल चार्ज 0 था। तो उसका मीनिंग क्या होगा? इसमें टोटल नंबर ऑफ जितना प्रोटॉन होगा इतना उसमें इलेक्ट्रॉन होगा। तो यहाँ पे मैंने देखा कि भाई पॉजिटिव नेगेटिव, ऐसा यहाँ पे उसके पास 3 पॉजिट्रॉन्स एंड 3 इलेक्ट्रॉन्स था, तो उसका टोटल चार्ज हो गया 0। ओके, तो आपको उसमें चार्ज प्रोड्यूस करना है पॉजिटिव चार्ज। तो आप कौन सा रोड यहाँ पे यूज़ करेंगे? जो पॉजिटिव चार्ज आपको इसके बॉडी में फाइंड आउट करना है, इसलिए आप यहाँ पे प्लास्टिक का रोड यूज़ करेंगे। प्लास्टिक का रोड के पास चार्ज होता है नेगेटिव चार्ज, ठीक है। ओके, तो ये हमारी फर्स्ट कंडीशन। ओके, हमारा दूसरा स्टेप क्या होता है कि भाई ये जो हमारा स्फीयर है, स्फीयर के नियर हम एक रोड कंसिडर करते हैं ऐसे। ये जो रोड है तो रोड है हमारा प्लास्टिक का रोड, और प्लास्टिक का रोड के पास चार्ज होता है नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो ये सभी सारे जो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स है वो यहाँ की बॉडी में जो पॉजिट्रॉन है तो पॉजिट्रॉन को अपनी तरफ वो अट्रैक्शन कर लेता है। देन आफ्टर नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स नेगेटिव रिपल्शन होके यहाँ पे आ जाते हैं, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे पॉजिटिव आ गए और यहाँ पे नेगेटिव आ गए, तो दिस फिनोमिना इज नोन एज पोलराइजेशन। आपने देखा हुआ होगा, मैंने पोलराइजेशन मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे एक इफेक्ट लगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट लगा, इसलिए ये सभी सारे पॉजिट्रॉन के पास मीन्स के फोर्स लगा और सभी सारे पॉजिट्रॉन इस साइड आ गए और सभी सारे इलेक्ट्रॉन इस साइड आ गए, ठीक है। तो ये हमारा सेकेंड स्टेप हुआ। देन आफ्टर हम क्या करेंगे भाई, हमारी बॉडी में पॉजिटिव चार्ज लाना है तो हमको इलेक्ट्रॉन को क्या करना पड़ेगा भाई? निकालना पड़ेगा। तो हम इलेक्ट्रॉन को कैसे निकालते हैं? ग्राउंडिंग करके निकालते हैं, ठीक है। ओके, तो ये जैसे कि हमारा एक 3 पॉजिट्रॉन यहाँ पे है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन सभी सारे हमने अर्थिंग कर दिया, ग्राउंडिंग कर दिया, ठीक है। ओके, देन आफ्टर यहाँ पे तो अभी भी हमने एक रोड रखा ही हुआ है, तो सभी सारे पॉजिट्रॉन यहाँ पे ही रहेगा। ख्याल आया आपको? ओके, तो ये इलेक्ट्रॉन क्यों ग्राउंड में चले जाते हैं? ऐसा हमने अर्थिंग कर दिया तो ग्राउंड में क्यों चले जाते हैं? क्योंकि बिकॉज आपको याद रखना है कि जो ग्राउंड का जो पोटेंशियल होता है ना, वो पोटेंशियल 0 होता है और आपका चार्ज एक हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल ट्रैवलिंग करता है। तो हमारी जो बॉडी है तो बॉडी में हमारा एक साइड जो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज आ गया, तो नेगेटिव चार्ज के बीच में एक ऐसा पोटेंशियल फाइंड आउट होगा, दिस पोटेंशियल इज हायर टू द ग्राउंड पोटेंशियल, सो दैट हमारा चार्ज मिस के ट्रैवल होके एक ग्राउंड में चले जाते हैं, ठीक है। इसलिए यहाँ पे सभी सारे नेगेटिव चार्ज यहाँ पे ग्राउंड में चले गए। ओके, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, ये हमारा है तीसरा स्टेप। और लास्ट स्टेप में आपको क्या करना है कि भाई प्लास्टिक का रोड को आपको हटा लेना है। प्लास्टिक का रोड को आप हटा लेंगे तो लास्ट स्टेप में आपको मिलेगा कि भाई बॉडी में सभी सारे पॉजिटिव चार्ज ही बचे, तो हमारी बॉडी हो गई एक पॉजिटिव चार्ज। जैसा कि मैंने यहाँ पे 1, 2, 3 और 4 स्टेप बताया, वो 4 स्टेप के बारे में आपको डिस्क्रिप्शन में लिखना है, ठीक है। ओके, तो ये मैं आपको PDF में सेंड कर दूंगा, ऐसे आपको इसमें लिख देना है। जो आप करते हो ना वही सेंटेंस आपको बनाना है, ठीक है। ओके, तो इस प्रोसेस से आपको क्या फाइंड आउट हो गया कि भाई हमारी बॉडी में एक पॉजिटिव चार्ज फाइंड आउट हुआ, बट विदाउट टचिंग मेथड। दिस प्रोसेस इज नोन एज इंडक्शन प्रोसेस। नेक्स्ट आपको न्यूमेरिकल नंबर देखना है 1.2 इसके सेकेंड्स। इसमें ऐसा लिखा हुआ है कि भाई इफ 10⁹ इलेक्ट्रॉन
10⁹ इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है, ठीक है। तो वो आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है, तो n इज इक्वल टू आप लिख सकते हो 10⁹ इलेक्ट्रॉन इज मूव आउट ऑफ अ बॉडी। आपके पास कोई एक बॉडी है तो बॉडी में से 10⁹ इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं। भाई इलेक्ट्रॉन चले गए तो ऑब्वियसली हमारी बॉडी जो है तो इसमें कौन सा चार्ज आएगा? भाई पॉजिटिव चार्ज आएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के पास होता है नेगेटिव चार्ज। तो नेगेटिव चार्ज चले जाते हैं तो हमारी बॉडी में प्रोड्यूस होता है एक पॉजिटिव चार्ज। ओके, तो 10⁹ इलेक्ट्रॉन मूव आउट ऑफ बॉडी टू अनदर बॉडी एवरी सेकेंड्स में से 10⁹ इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं। तो हाउ मच द टाइम इज रिक्वायर्ड टू द टोटल चार्ज ऑफ द 1 कूलम ऑन द अदर बॉडी। ओके, तो आपको 1 कूलम चार्ज प्रोड्यूस करना है। ओके, तो हम पहले ऐसा फाइंड आउट कर लेते कि भाई हमारी 1 सेकेंड में से कितना चार्ज मीन्स के प्रोड्यूस हो रहा है। 1 सेकेंड में कितना चार्ज प्रोड्यूस हो रहा है? एवरी 1 सेकेंड में हमारा टोटल इलेक्ट्रॉन है वो 10⁹ इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाता है। तो हम कौन सा इक्वेशन का यूज़ करेंगे? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का इक्वेशन। क्या भाई Q इज इक्वल टू क्या था? NE। ओके, तो n इज इक्वल टू हम क्या लिखेंगे भाई? 10⁹ इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं। इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज कितना होता है? 1.6 × 10⁻19। हमको 1 कूलम बनाना है। कितना बनाना है? 1 कूलम, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कि भाई इसका चार्ज हमको फाइंड आउट होगा। यहाँ पे 10⁹ है, यहाँ पे 10⁻19 है। तो 1.6 × 10⁻10 कूलम इतना चार्ज बना, ठीक है। ओके, तो एक एवरी सेकेंड में से इतना चार्ज आपको मिल जाता है, पर आपको चार्ज फाइंड आउट करना है 1 कूलम। अगर 1 कूलम चार्ज फाइंड आउट करना है तो कितना टाइम लगेगा, ठीक है। ओके, तो ये हमारी सेकेंड मीन्स के 1 सेकेंड में इतना चार्ज बन रहा है। तो आप ऐसे इक्वेशन यूज़ कर सकते हो ना कि भाई 1.6 × 10⁻10 कूलम, तब उसका टाइम लगा 1 सेकेंड। देन आफ्टर आपको 1 कूलम चार्ज लगाना है, तो हाउ मच टाइम? तो आप क्या कर लोगे भाई? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो 1 अपॉन आ जाएगा यहाँ पे 1 × 1 मतलब 1 ही बचने वाला है, वो डिवाइड में चले जाएंगे 1.6 × 10⁻10, ठीक है। तो यहाँ पे आपको टाइम फाइंड आउट होगा। एक सेकेंड फाइंड आउट हुई, और सेकेंड फाइंड आउट हुई 6.25 × 10⁹ सेकेंड, ठीक है। उसका आप मीन्स के कैलकुलेशन मीन्स के आपके कैलसी में उसकी वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो उसका एक वैल्यू ऐसी आएगी 6.25 × 10⁻9 सेकेंड। देखो ये सेकेंड में सेकेंड आया है आंसर, बट आपका सेकेंड के पीछे मीन्स के 10⁹ ऑर्डर आया है। वो ऑर्डर बहुत ज़्यादा हो सके, बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो इसलिए आपको सेकंड में ईयर में भी कन्वर्ट कर सकते हो। तो सेकंड में आपको ईयर में कन्वर्ट करने के लिए क्या आपको करना पड़ेगा कि भाई आपको ये सेकंड है ना वो ज़्यादा है, तो आपको ईयर में कन्वर्ट करना है। तो आप क्या कर सकते हो? 6.25 × 10⁹। ओके, 1 ईयर में कितना डे होते? 365 डे, एंड 1 डे में 24 आवर, एंड 1 आवर में 60 मिनट, एंड 1 मिनट में 60 सेकेंड्स, ठीक है। तो ऐसे आप कैलकुलेशन कर सकते हो। और आपको एक 11th में एक मिस के उसकी वैल्यू भी आती थी, आपको याद हो तो डायरेक्ट वैल्यू भी आप पुट कर सकते हो। अगर वैल्यू नहीं है याद तो आप ऐसे बना सकते हो, ठीक है। ओके, तो आप उसको फाइंड आउट करोगे तो उसका ईयर निकलेगा 198 ईयर्स, ठीक है। तो इतना ईयर लगेगा 1 कूलम चार्ज बनाने में, इतना ईयर लग सकता है। इस ईयर बाई टू 200 ईयर अप्रोक्सीमेट, इस ईयर बाई टू 200 ईयर भी आप लिख सकते हो, ठीक है। ओके, देन आफ्टर हमको देखना है कि भाई 1.3 न्यूमेरिकल्स, इसमें ऐसा बोला है कि भाई हाउ मच द पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज इन देयर इन कप ऑफ वाटर्स। ओके, तो हमको यहाँ पे एज्यूम करना पड़ेगा भाई हमारा जो कप होता है, कप ऑफ जो टी का होता है, इसमें हमको वाटर फिलअप करना है। तो 1 कप में आप कितना वाटर उसमें मीन्स के फिलअप कर सकते हो। तो हमने यहाँ पे एजम्पशन लगा दिया कि भाई 250 ग्राम्स 1 कप ऑफ वाटर का मास, वाटर मास इज 250 ग्राम। ऐसा हमने यहाँ पे एजम्पशन लगा दिया कि भाई एज्यूम द 1 कप ऑफ वाटर मास इज 250 ग्राम्स, ठीक है। ओके, और हमारा मीन्स के H2O होता है ना, वाटर का मीनिंग होता है H2O। ओके, तो H2O का मॉलिक्यूल्स वेट कितना होता है? H2O का मॉलिक्यूल्स वेट होता है कि भाई 80 ग्राम्स, ठीक है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन का होता है 16, हाइड्रोजन का 1 और यहाँ पे 2 है तो 18, 2 + 16 सो दैट 18। तो मॉलिक्यूल्स वेट
उसका फाइंड आउट हुआ 80 ग्राम्स, ठीक है। ओके, और आपको मालूम है कि भाई 1 मोल हम कोई भी एक सब्सटेंस कंसीडर कर सकते, हमारा कोई भी हो, हाइड्रोजन हो या ऑक्सीजन हो या हमारा मिसके का वाटर हो, NaCl हो, कोई भी हमारा मिसके सब्सटेंस हो, वो सब्सटेंस में नंबर ऑफ मोलेक्यूल्स कितना होता है, वो हमारा एक एवोगाड्रो नंबर नाम का जो साइंटिस्ट था उसने बताया कि भाई हम कोई भी एक 1 मोलर सब्सटेंस कंसीडर करें, वो 1 मोलर सब्सटेंस में हमारा नंबर ऑफ मोलेक्यूल्स होता है 6.023 इंटू 10⁻23। चला है, इतना हमारा मिस के क्या होता है, मोलेक्यूल्स होता है 1 मोलेक्यूल्स में, ठीक है। ओके, पर यहाँ पे हमने कितना ग्राम लिया हुआ है, 250 ग्राम्स लिया हुआ है। वो तो बात करा कि भाई 80 ग्राम आप कंसीडर करोगे, 18 ग्राम आप कंसीडर करोगे, तब उसमें नंबर ऑफ मोलेक्यूल्स होगा 6.023 इंटू 10⁻23। ये तो 250 है ना, तो आपको पहले क्या फाइंड आउट करना है, नंबर ऑफ मोलेक्यूल्स। आपको पहले फाइंड आउट करना है टोटल नंबर ऑफ मोलेक्यूल्स। तो आप कैसे फाइंड आउट करोगे, भाई गिवन मास, तो गिवन मास हमको दिया हुआ है 250 ग्राम और मोलेक्यूल्स वेट हमको दिया हुआ है 18, ठीक है। एंड मल्टीप्लिकेशन आप कर दोगे 6.023 इंटू 10⁻23 के साथ। देन आफ्टर ओके, देखिए कि भाई H2O में हमको मोलेक्यूल्स की स्ट्रेंथ नहीं फाइंड आउट करनी है, बट हमको फाइंड आउट करनी है कि भाई मोलेक्यूल्स के इनसाइड हमारा एटम्स होता है और एटम के इनसाइड हमारा इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन होता है, ठीक है। तो उसकी स्ट्रेंथ क्या है, चला या तो 1 मोलेक्यूल्स H2O की मीन्स के ऑक्सीजन में कितना इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होता है 8, और 1 नाइट्रोजन में 1, तो यहाँ पे 2, तो यहाँ पे है 10, कितना है 10 है। उसकी चार्ज की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है ना, तो 1 मोलेक्यूल्स की इनसाइड 10 एटम अवेलेबल है और 10 एटम्स के इनसाइड एक इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होगा, और वो एक इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज अवेलेबल है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। चला जाए आपको, मैंने पहले क्या बताया कि भाई हमने ऐसा एज्यूम कर लिया कि भाई हमारे पास एक कप ऑफ वाटर है, इसका मास सपोज कहे 250 ग्राम्स, उसका सपोज कहे 250 ग्राम्स, ठीक है। और उसका मोलेक्यूल्स वेट हो सकता है कि भाई 80 ग्राम है, उसका मोलेक्यूल्स वेट तो 18 ग्राम ही आएगा। तो हमको उसमें फाइंड आउट करना है कि भाई इसमें टोटल मोलेक्यूल्स कितना है। हमने टोटल मोलेक्यूल्स फाइंड आउट करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, भाई गिवन वेट अपॉन मोलेक्यूल्स वेट इंटू एवोगाड्रो नंबर के साथ हमको मल्टीप्लिकेशन कर देना है। देन आफ्टर आपको सोचना पड़ेगा कि भाई पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की वैल्यू फाइंड आउट करने को बोला है ना, तो आपके मोलेक्यूल्स की इनसाइड नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज आप कैसे काउंट करोगे, भाई एटॉमिक नंबर से। आपका जो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, तो इसमें प्रेजेंट है भाई 8 इलेक्ट्रॉन एंड 8 प्रोटॉन्स, और हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर है 1, तो इसमें प्रेजेंट है 1 इलेक्ट्रॉन एंड 1 प्रोटॉन्स। तो टोटल आपका H2O में 10 फाइंड आउट होता है, 10 इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, और उसका चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम, ठीक है। ओके, तो आप उसकी कैलकुलेशन करोगे तो उसका आंसर आएगा 1.34 इंटू 10⁻7 कूलम। चार्ज का यूनिट होता है कूलम, ठीक है। तो ऐसे उसका आंसर फाइंड आउट हो गया। हमारा न्यूमेरिकल नंबर है टेक्सचुअल न्यूमेरिकल नंबर 1.4। ओके, देखते हैं 1.4। Coulomb's law for the electrostatic force between 2 point charge and the Newton's law for the gravitational force is between the two stationary point masses. The both have the inverse squares. It depends on the distance between the charge and mass. तो आपको मालूम है कि भाई हमारी जो चार्ज होती है ना, वो एक चार्ज एक मटेरियल पर ही होता है, उसके पास एक चार्ज कैरियर होते हैं, बिना हमारा मिस के चार्ज पार्टिकल्स मिस के अकेली उसकी करेक्टरिस्टिक नहीं होती है, उसके साथ क्या होता है, मास तो होता ही है, ठीक है। तो हमारे इलेक्ट्रॉन है ना, तो इलेक्ट्रॉन के पास भी हमारा चार्ज भी अवेलेबल है और उसका मास भी अवेलेबल है, ठीक है। तो ऐसे यहाँ पे बातचीत हो रही है कि भाई हमको एक फर्स्ट फाइंड आउट करना है कि भाई कंपेयर द स्ट्रेंथ ऑफ दिस फोर्स बाय द डिटरमिनिंग द रेशियो ऑफ देयर मैग्नीट्यूड्स। ये दोनों फोर्स आपको फाइंड आउट करना है। तो पहले आपको फाइंड आउट करना है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में, ठीक है। ओके, तो मैं यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन पहले तो मैं गिवन डेटा में लिख देता हूँ। गिवन डेटा आपका कौन कौन सा आपका यूज होने वाला है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ प्रोटॉन। मास ऑफ प्रोटॉन आपको दिया हुआ है 1.67 इंटू 10⁻27 किलोग्राम। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ये नहीं दिया होगा तो भी आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। देन आफ्टर
मीन्स के उसकी बीच का जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस आपको 1 एंगस्ट्रॉम दिया हुआ है। 1 एंगस्ट्रॉम का मीनिंग होता है 10⁻10 मीटर। देन आफ्टर कैपिटल जी मीन्स के ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू होती है 1.67 इंटू 10⁻11, ठीक है। ओके, देन आफ्टर मीन्स के जी की वैल्यू फाइंड आउट हो गई। ओके, तो बस इतना ही आपको यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो हमको फर्स्ट ए फाइंड आउट करना है। तो ए के लिए आपको क्या पहले दिया हुआ है कि भाई ए की इनसाइड आपको फर्स्ट दिया हुआ है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में, ठीक है। इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, बस उसका जो चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का दोनों का चार्ज क्या होता है भाई, सेम ही होता है, ठीक है। तो चार्ज की वैल्यू दोनों की सेम आएगी। मैं पहले फाइंड आउट करूँगा कूलम्बियन फोर्स में फाइंड आउट करूँगा, ठीक है। तो कूलम्बियन फोर्स का इक्वेशन क्या होता है, F = KQ1Q2/R², ठीक है, ऐसी होती है ना। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि भाई उसकी वैल्यू भाई K की वैल्यू होती है 1/4πε0। मैंने यहाँ पर माइनस क्यों लिखा, क्योंकि आप ही सोचिए कि भाई इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में कौन सा फोर्स लगने वाला है, अट्रैक्शन फोर्स। और अट्रैक्शन फोर्स पर वैसे क्या होता है, नेगेटिव होता है। और ग्रेविटेशनल फोर्स भी अट्रैक्शन फोर्स ही है ना, तो वो भी क्या होता है भाई, नेगेटिव होता है, ठीक है। ओके, तो ऐसे भी आपको नहीं याद रखना है, तो आप ऐसे याद रखिए पे मैंने यहाँ पे नेगेटिव नहीं लिखा। तो आप क्या करोगे, Q1 मीन्स के आपका प्रोटॉन, तो प्रोटॉन का चार्ज क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जितना, बट पॉजिटिव होता है, ठीक है। देन आफ्टर आप Q2 क्या फाइंड आउट करोगे भाई, इलेक्ट्रॉन का चार्ज, बट इलेक्ट्रॉन का चार्ज तो क्या होता है, नेगेटिव होता है ना, इसलिए आपको वापस यहाँ पे नेगेटिव तो रखना ही पड़ेगा, ठीक है। E/R²। तो उसका इक्वेशन कैसे जनरली निकला, -1/4πε0² ऐसा निकला, ठीक है। ओके, आप यहाँ पे लिख भी सकते हो कि भाई दिस फोर्स साइन इज नेगेटिव इज रिप्रेजेंट ऑफ द अट्रैक्टिव फोर्स, ठीक है। ओके, देन आफ्टर आपको एक ग्रेविटेशनल फोर्स निकालना है। ग्रेविटेशनल फोर्स, ये तो हमारा इलेक्ट्रिकल फोर्स था, तो ग्रेविटेशनल फोर्स की इक्वेशन क्या होती है, G(MP)ME मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मास ऑफ प्रोटॉन्स अपॉन R², G(MP)ME/R², ठीक है। ओके, तो हमारा जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है ना भाई, ये भी हमारा अट्रैक्टिव फोर्स ही होता है, ठीक है। ये रिपल्सिव फोर्स तो हो ही नहीं सकता, इसलिए यहाँ पे हम क्या लिख देते हैं, माइनस लिख देते हैं, ठीक है। ओके, देन आफ्टर हमको क्या करनी है भाई, उसकी ये दोनों फोर्स की वैल्यू जो फाइंड आउट हुई, ये दोनों फोर्स में यहाँ पे इक्वेशन लिख देता हूँ, दिस इक्वेशन नंबर 1, दिस इक्वेशन नंबर 2। तो आपको ये दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर देना कि भाई इक्वेशन 1 / 2, उसकी आपको मैग्नीट्यूड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो मैं इसको मॉड में लिख देता हूँ, उसके ऊपर आपको एक स्ट्रेंथ ही फाइंड आउट करनी है। यहाँ पे लिखा हुआ कि भाई ओनली फॉर एक मैग्नीट्यूड आपको फाइंड आउट करके देना है, ठीक है। ओके, तो आपको इसके कोई साइन कंसिडर करनी नहीं है। तो यहाँ पे देखिए कि मैं कैसे लिखता हूँ। ओके, तो पहले मैं एफी का मैं इक्वेशन लिख देता हूँ। तो यहाँ पे एफी का इक्वेशन ऐसे निकलेगा 1/4πε0E²/R²। देन आफ्टर आपको एफ जी का जो इक्वेशन है उसको आपको इनवर्स में लिखना है। इनवर्स में मीन्स के यहाँ पे G(MP)ME और अपॉन यहाँ पे आ जाएगा R², तो R² बोथ साइड से कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। और आपका इक्वेशन निकला E²/4πε0 इंटू G मास ऑफ प्रोटॉन एंड मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ओके, देन आपको क्या करनी है भाई, सभी की वैल्यू आपको पुट करनी है। चलो, इलेक्ट्रॉन का चार्ज की वैल्यू क्या होती है, 1.6 × 10⁻19 का स्क्वायर। देन आफ्टर ये देखिए 1/4πε0, ये क्या है भाई, 1/4πε0 क्या होता है कि भाई K की वैल्यू होती है ना, K = 1/4πε0, और K की वैल्यू आपको मालूम है 9 × 10⁹। तो यहाँ पे डायरेक्ट भी मल्टीप्लिकेशन में लिख देते हो 9 × 10⁹। तो वो जो वाली क्वांटिटी में 4πε0 चला गया। देन आफ्टर ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी की वैल्यू है 1.67 × 10⁻11, ठीक है। ओके, मैंने जी का यहाँ पे यूनिट नहीं लिखा, तो मैं यहाँ पे यूनिट लिख देता हूँ। उसका यूनिट होता है, जी का यूनिट होता है न्यूटन × मीटर² किलोग्राम का स्क्वायर। आप यहाँ से भी बना सकते हो, जी को आप कांस्टेंट बना लो तो न्यूटन × मीटर² हो जाएगा किलोग्राम का स्क्वायर। ओके, देन आफ्टर आपको यहाँ पे लिखना है कि भाई मास ऑफ प्रोटॉन, तो मास ऑफ प्रोटॉन की वैल्यू क्या है, 1.67 × 10⁻27। देन आफ्टर है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 × 10⁻31। आपको क्या करना है कि भाई पहला जो फैक्टर है, तो फैक्टर का सभी का आपको मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन कर देना है। देन आफ्टर आपको ऑर्डर की बातचीत करनी है, ठीक है। ऑर्डर में आपको क्या बातचीत याद रखनी है कि भाई जो डिवाइड वाला होता है उसको आप इसके मल्टीप्लिकेशन में ले जाते हो, उसका ऑर्डर की साइन चेंज हो जाती है,
ठीक है। ओके, देन आफ्टर उसका जो टोटल आंसर आता है वो आंसर आता है 2.4 इंटू 10⁻39, ठीक है। एक किसका आंसर आया, AP/FG का आंसर आया। तो आपको मालूम पड़ा कि भाई आपका कौन सा फोर्स की स्ट्रेंथ ज़्यादा है, ये FG है ना, AP/FG, तो FG सामने के साथ चला जाएगा तो आपको फाइंड आउट होगा कि भाई हमारा इलेक्ट्रिकल फोर्स इज मोर देन फॉर द ग्रेविटेशनल फोर्स। चलाया, जो आपका जो इलेक्ट्रिकल फोर्स होता है ना वो एक ग्रेविटेशनल फोर्स से 2.4 इंटू 10⁻39 जितना ज़्यादा होता है, ठीक है। इतना टाइम्स वो ज़्यादा है। किसके लिए भाई, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के लिए। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में एट्रैक्शन फोर्स होता है ना, तो एट्रैक्शन फोर्स की स्ट्रेंथ भी ज़्यादा होती है। ओके, तो हमको एक सेकेंड केस फाइंड आउट करना है, सेकेंड केस। तो सेकेंड केस में आपको कौन सा एलिमेंट लेना है, फॉर द टू प्रोटॉन्स की बारे में बातचीत हो रही है, ठीक है, फॉर द टू प्रोटॉन। ओके, तो प्रोटॉन के बारे में आप सोचिए कि भाई प्रोटॉन के बारे में आपका जो इलेक्ट्रिकल फोर्स होता है ना, तो इलेक्ट्रिकल फोर्स प्रोटॉन के बीच में एक रिपल्सिव फोर्स क्रिएट करता है। वो रिपल्सिव फोर्स हमारा नेगेटिव नहीं हो सकता, ओनली फॉर एट्रैक्टिव फोर्स ही नेगेटिव हो सकता है। तो आपका जो एपी का जो इक्वेशन आएगा वो आपको ऐसे ही लिख देना है, बट प्लस में लिखना है, ठीक है, यहाँ पे माइनस नहीं आएगा। दिस इक्वेशन नंबर 1। देन आफ्टर FG, तो FG का जो फोर्स आता है वो तो नेगेटिव ही आता है, क्योंकि प्रोटॉन का मास और प्रोटॉन का मास दोनों का मास है, तभी वहाँ पे अट्रैक्शन ही होने वाला है, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज अट्रैक्टिव फोर्स, इट डज नॉट द रिपल्सिव फोर्स। सो दैट FG इज इक्वल टू, आप यहाँ पे लिख सकते हो -G MP का स्क्वायर, मास ऑफ प्रोटॉन, सो दैट MP का स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर। दिस इक्वेशन नंबर 2। Then after equation number 1 is divided by 2, so that AP/FG आपको ओनली फॉर मैग्नीट्यूड निकालना है ना। ओके, तो उसका इक्वेशन आपको मिलेगा क्या, पे बोथ साइड से R स्क्वायर में कैंसिल आउट ही कर देता हूँ, तो E स्क्वायर 4πε0 G इंटू MP का स्क्वायर, ठीक है, ऐसा आपको इक्वेशन मिलेगा। ओके, देन आफ्टर आपको क्या करना है, पे सभी की वैल्यू पुट कर दीजिए। तो 1.6 इंटू 10⁻19 का स्क्वायर, देन आफ्टर 9 इंटू 10⁻9, ये हो गई 4πε0 की वैल्यू। देन आफ्टर कैपिटल G की वैल्यू आपको पुट करनी है 1.6 इंटू 10⁻11, 1.67 इंटू 10⁻11। देन आफ्टर मास ऑफ प्रोटॉन की वैल्यू होती है 1.67 इंटू 10⁻27 का स्क्वायर, ठीक है। ओके, तो उसकी भी आप वैल्यू निकालोगे तो उसकी वैल्यू आती है 1.3 इंटू 10⁻36, ठीक है। ओके, तो आप देख लीजिए कि भाई हमारा जो एट्रैक्टिव फोर्स था ना, तो एट्रैक्टिव फोर्स की जो स्ट्रेंथ थी वो हमारे रिपल्सिव फोर्स की स्ट्रेंथ से ज़्यादा है। तो आपका जो एट्रैक्टिव फोर्स होता है ना उसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है रिपल्सिव फोर्स की स्ट्रेंथ से, ठीक है। ओके, तो आप ऐसे यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हो। ओके, देन आफ्टर आपका अभी भी न्यूमेरिकल ख़त्म नहीं हुआ है, अभी भी आपको एक ओनली फॉर ए ही ख़त्म हुआ है और बी में भी कुछ दिया हुआ है। ओके, तो मैं बी का मैं स्टडी करता हूँ कि भाई एस्टिमेट द एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन ड्यू टू द इलेक्ट्रिकल फोर्स ऑफ दैट द म्यूचुअल अट्रैक्शंस व्हेन दे आर द 1 एंगस्ट्रॉम्स। ओके, उसकी बीच का डिस्टेंस भाई 1 एंगस्ट्रॉम दिया हुआ है, देन वहाँ पे अट्रैक्शन फोर्स होगा। तो आपको मालूम ही है कि भाई इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में कौन सा फोर्स लगता है, ठीक है। ओके, तो उसकी आपको एक्सेलरेशन निकालनी है, ठीक है, दोनों की आपको एक्सेलरेशन निकालनी है। मैं कैसे निकालता हूँ देखिए, पहले तो आपको फोर्स फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो कूलम्बियन फोर्स का इक्वेशन यहाँ पे लगेगा ना भाई, कूलम्बियन फोर्स F इज इक्वल टू यहाँ पे आता है 4πε0 एंड इलेक्ट्रॉन का चार्ज और प्रोटॉन का चार्ज दोनों का सेम ही होता है ना। यहाँ पे ओनली फॉर मैं मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर रहा हूँ, ठीक है, मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर रहा हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे साइन नहीं इंडिकेट कर रहा हूँ, बट यहाँ पे साइन आएगी। आप अगर इंडिकेट करना चाहते हो तो माइनस आएगी, क्योंकि यहाँ पे लगने वाला है एट्रैक्टिव फोर्स अपॉन R स्क्वायर। ओके, तो मैं सभी की यहाँ पे वैल्यू रख देता हूँ कि भाई 9 इंटू 10⁻9 दिस इज अ कूलम्बियन कांस्टेंट की वैल्यू हुई, एंड 1.6 इंटू 10⁻19 का स्क्वायर दिस इज अ चार्ज ऑफ प्रोटॉन एंड चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। देन आफ्टर उसकी भी इसका डिस्टेंस, तो यहाँ पे डिस्टेंस दिया हुआ 1 एंगस्ट्रॉम्स, तो एंगस्ट्रॉम का मिनट होता है 10⁻10, सो दैट हियर 10⁻10 का स्क्वायर,
ठीक है। ओके, यहाँ पे आप स्क्वायर कीजिए तो यहाँ पे 100 नहीं करना है बच्चे, ओनली फॉर यहाँ पे 20 करना है, क्योंकि वो ओनली फॉर मल्टीप्लिकेशन करना है, ठीक है। अमुक स्टूडेंट होते हैं कि भाई यहाँ पे 100 कर देते हैं, बट यहाँ पे 100 नहीं करना है। ओके, तो उसकी वैल्यू आप निकालेंगे ना तो आएगी 2.3 इंटू 10⁻⁸ न्यूटन। दिस इज योर फोर्स। ओके भाई, अब हमको एक्सेलरेशन निकालना है। सोचिए एक्सेलरेशन कैसे निकालते हैं। 11th में आए, 11th में तो 11th का फोर्स का इक्वेशन क्या था भाई, F = ma, F = ma। ओके, तो इसमें से आप इजीली आप क्या निकाल सकते हो, एक्सेलरेशन। सो दैट एक्सेलरेशन = क्या मिलेगा आपको, F/m। भाई किसका एक्सेलरेशन निकालना है, पहले हम निकाल लेते हैं भाई इलेक्ट्रॉन, तो मास ऑफ यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लिख दीजिए, ठीक है। ओके, तो फोर्स की वैल्यू क्या आई, 2.3 इंटू 10⁻⁸ न्यूटन डिवाइड बाई इलेक्ट्रॉन का मास 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। सो दैट उसकी आप वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो आपका एक्सेलरेशन मिलेगा 2.5 इंटू 10⁻22 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। उसका यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। क्या लाया, ओके। और वैसे ही हमको एक एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना, एक्सेलरेशन था हमारा इलेक्ट्रॉन का, इसलिए मैं यहाँ पे ई लिख देता हूँ। देन पर हमको एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है प्रोटॉन का, तो सेम ही लगेगा फोर्स F/mp। ओके, तो फोर्स की वैल्यू हमको फाइंड आउट की तो 2.3 इंटू 10⁻⁸ एंड मास ऑफ प्रोटॉन होती है 1.67 इंटू 10⁻27 किलोग्राम। सो दैट एक्सेलरेशन फाइंड आउट हुआ 1.4 इंटू 10⁻19 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि भाई इलेक्ट्रॉन का जो एक्सेलरेशन फाइंड आउट हुआ और प्रोटॉन का जो एक्सेलरेशन फाइंड आउट हुआ उसके आप कंपैरिजन कीजिए तो इलेक्ट्रॉन का जो एक्सेलरेशन फाइंड आउट हुआ वो लार्जर हुआ। क्यों, क्योंकि वो हल्का है, क्योंकि उसकी जो मास की क्वांटिटी है वो कम है। जिसकी मास की क्वांटिटी कम होती है उस पर जो इतना ही फोर्स आप लगाओगे, इतना ही आप फोर्स लगाओगे तो ऑब्वियसली उसका एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा भाई, ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। और हमारा जो प्रोटॉन होता है वो इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा इसके हेवी होता है, ठीक है। वो हमने देखा था कि भाई 1836 टाइम वो हेवी होता है। इसलिए सेम टू सेम फोर्स अगर आप प्रोटॉन के लिए लगाओगे तो वो इतना एक्सेलरेशन नहीं कर पाएगा, उतना एक्सेलरेशन उसका कम ही आना है ना, ठीक है। तो आप ऐसे भी देख सकते हो, ऐसे भी आपका आंसर राइट है कि रॉन्ग वो आप ऐसे ही चेक कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि भाई हमारा इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेशन है ऑब्वियसली हमारा प्रोटॉन का एक्सेलरेशन से ज़्यादा ही है, ठीक है। तो इससे आपने एक्सेलरेशन निकाल दिया। ओके, देन आफ्टर आपको देखना है न्यूमेरिकल नंबर 1.5, उसकी जो फिगर दे रखी है मैंने यहाँ पे ड्रॉ की हुई है। ओके, तो पहले मैं उसका स्टेटमेंट में रीड करता हूँ। चार्ज मेटालिक स्फीयर ए इज सस्पेंड बाय द नायलॉन थ्रेड। तो आपको यहाँ पे दिख रहा है कि मैंने यहाँ पे एक स्फीयर ए ड्रॉ किया हुआ है, एक नायलॉन थ्रेड से मैंने लटकाया हुआ है, ठीक है। ओके, अनदर चार्ज मेटालिक स्फीयर बी हेल्ड बाय द इंसुलेटिंग हैंडल्स। तो यहाँ से एक इंसुलेटिंग हैंडल ऐसे होता है, उसे यहाँ पे हेल्ड किया हुआ है, ठीक है। ओके, उसको हेल्ड किया हुआ है, उसका मैंने नाम दे दिया कि भाई बी। ओके, is a insulating handle is brought close to A such that the distance between there is a center is a 10 सेंटीमीटर। उसका सेंटर से लेके इसका सेंटर तक का डिस्टेंस मैंने यहाँ पे कंसिडर किया हुआ है 10 सेंटीमीटर है, शोइंग फिगर्स। ओके, दिस हमारी फर्स्ट फिगर हुई। देन आफ्टर आपने क्या किया कि भाई द रिजल्टिंग द रिपल्सिव ऑफ ए इज नोटेड फॉर द एग्जांपल बाय द शाइनिंग द बीम ऑफ लाइट एंड द मेजरिंग द डिफ्लेक्शंस ऑफ इट्स शैडो ऑन द स्क्रीन्स। The sphere A and B are touched by the uncharged the spheres the C and D। आप क्या करते हो कि भाई आपके पास एक C और D भी स्फीयर है बट उसके पास चार्ज अवेलेबल नहीं है। अगर इसके चार्ज अवेलेबल नहीं है तो उसका क्या मीनिंग हुआ, इसमें नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ द प्रोटॉन दोनों का एक नंबर ऑफ द स्टैंड सेम है, ठीक है। तो इसलिए उसमें टोटल चार्ज क्या हुआ भाई 0 हुआ। ओके, तो इन दोनों को आप क्या कर रहे हो कि भाई सी को ए के साथ कनेक्शन करवा रहे हो और डी को बी के साथ आप कांटेक्ट करवा रहे हो। यहाँ पे कांटेक्ट मेथड मीन्स के कौन सा प्रोसेस होना स्टार्ट हो गया, कंडक्शन प्रोसेस। और कंडक्शन प्रोसेस क्या फॉलो करती है कि भाई चार्ज मीन्स के मूवमेंट करना स्टार्ट कर देती थी कि हाई चार्ज बॉडी टू लो चार्ज बॉडी। तो हमारे पास ए के पास चार्ज था तो वो चार्ज सी में आ गया, ठीक है। और बी के पास चार्ज था वो चार्ज डी में आ गया, बट कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, हाफ हाफ चार्ज हो जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे मेरे पास ऐसी कोई एक दो बॉडी अवेलेबल है, ये है हमारी ए, ये है हमारी सी। तो सी के पास जो चार्ज था ना तो Q = 0 था।
और एक के पास चार्ज, सपोज का आप एज्यूम कीजिए कि भाई 10 है, कितना है 10 है। तो मैंने क्या किया कि मैंने एक कंडक्टिंग का वायर लिया, एक कंडक्टिंग वायर से उसको मैंने कनेक्ट करवा दिया। तो कनेक्ट करवा दिया तो क्या होगा भाई, आपका चार्ज इसके फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा कि कहाँ से कहाँ, हाई चार्ज टू लो चार्ज। तो यहाँ से एक 1 सेकेंड गई, तो 1 सेकेंड में से एक चार्ज यहाँ पे चला गया, तो उसमें चार्ज आ गया 1, तो यहाँ पे चार्ज हो गया 9। यहाँ पर क्या होता है, अभी भी एक 1 चार्ज आया, तो यहाँ पे चार्ज हो गई 2 और यहाँ पे हो गई 8, ठीक है। और यहाँ पे आ गया 3, तो यहाँ पे हो गई 7 और यहाँ पे आया 4, तो यहाँ पे हो गई 6। देन आफ्टर अभी भी देखो, अभी भी उसके पास 6 है और उसके पास 4 है, अभी भी एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन गया और उसका चार्ज हो गया 5 और उसका भी चार्ज हो गया 5। चला है आपको। अब देखो अब क्या होने वाला कि भाई ये 5 दोनों हो गया, तब हमारी दोनों बॉडी में से भाई किसी बॉडी में हमारा चार्ज मैक्सिमम है, कोई भी बॉडी में नहीं है, तो चार्ज का फ्लो होना स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। तो पहले उसके पास कितना चार्ज था 10, अभी उसके पास कितना चार्ज है 5, तो मीन्स का चार्ज दूसरा हमारा जो 5 चार्ज था वो कहाँ पे चला गया, सी बॉडी में। तो दोनों चार्ज, सपोज के एक के पास पहले चार्ज था Q, तो यहाँ पर कितना चार्ज हो गया Q/2, तो उसके पास भी कितना चार्ज आ गया Q/2। अगर आपके पास 2 बॉडी है तो आपका चार्ज कितना डिवाइड में होगा, 2 में डिवाइड होगा। अगर आपके पास 3 बॉडी है तो मैं यहाँ पे भी एक अनचार्ज पेयर लगा देता हूँ 3, तो आपका टोटल चार्ज कितना है Q, और कितनी बॉडी है, नंबर ऑफ द टोटल बॉडी कितनी है 3, तो आपको डिवाइड बाय करना है 3। अगर आपके पास 4 स्पीयर है तो डिवाइड बाय 4 हो जाएगा। चल आया। तो नंबर ऑफ बॉडी आपको काउंट करनी है कि भाई नंबर ऑफ बॉडी कितनी है, नंबर ऑफ द बॉडी हमारे पास है 4, तो 4 डिवाइडेड करते हैं, यहाँ पे नंबर ऑफ बॉडी कितनी है 2 है ना, तो आपका चार्ज इक्वली जो एक के पास था उसका हाफ हो जाएगा और हाफ चार्ज सी में चला जाएगा। और वैसे ही यहाँ पे होगा कि भाई बी पे पास टोटल चार्ज Q था, तो Q में से Q/2 चार्ज डी में चला गया, तो उसके पास कितना चार्ज बचा Q/2 बचा, ठीक है। ओके, तो ऐसे यहाँ पे कंडक्शन प्रोसेस होती है, ठीक है। कब तक होती है, जब तक दोनों में से कोई भी एक चार्ज पे दोनों में से कोई भी एक बॉडी पे चार्ज मैक्सिमम होता है तब तक। देन आफ्टर दोनों का चार्ज जब सेम हो जाता है तो वो इसके ट्रैवलिंग होना, इलेक्ट्रॉन का ट्रैवलिंग होना स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। ओके, देन आफ्टर आपको क्या करना है कि भाई ए और बी की बीच का जो डिस्टेंस था ना, पहले 10 था, देन आफ्टर आपने डिस्टेंस कर दिया 5 सेंटीमीटर, तब आपको फोर्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। ओके, तो मैं पहले ए वाला केस में फोर्स की वैल्यू मैं फाइंड आउट करता हूँ। ओके, देखिए कि भाई ये जो डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस मैंने ले लिया r, डिस्टेंस मैंने कितना ले लिया r ले लिया, और उसका चार्ज मैंने एज्यूम कर लिया कि भाई Q1 और उसका चार्ज है Q2 है, कितना है Q1 और Q2। तो इसका मैं एक फोर्स निकालता हूँ इलेक्ट्रिकल फोर्स, उसमें निकलेगा 1/4πε0। मैं यहाँ पे Q1 और Q2 और ये मैंने r लिया है ना, तो मैं r का स्क्वायर लिख देता हूँ। ओके, तो दिस इक्वेशन नंबर 1, ये B4 की कंडीशन है, ठीक है। देन आफ्टर आपने क्या किया कि भाई आफ्टर हमारा जो ए स्फीयर और बी स्फीयर था उसके साथ हमने एक अनचार्ज स्फीयर को कांटेक्ट करवाया, तो उसका चार्ज हो गया हाफ। ओके, तो ये सेकेंड, तो मैं यहाँ पे एफ डैश में लिख देता हूँ, ठीक है, 1/4πε0, और यहाँ पे उसका चार्ज हो गया हाफ, એટલે Q1/2, सेकेंड स्फीयर का भी चार्ज हो गया हाफ, तो Q2/2, और उसकी बीच का डिस्टेंस देखिए, पहला 10 सेंटीमीटर था, देन आफ्टर 5 सेंटीमीटर है, तो 10 और 5 के बीच का रिलेशनशिप हाफ हो गया, तो यहाँ पे डिस्टेंस भी हाफ हो गया r/2 का स्क्वायर, ठीक है। देखिए तो यहाँ पे क्या होगा कि भाई 1/4πε0 Q1 Q2 2 × 2, ये डिवाइड में चले गए 4, और यहाँ पे r स्क्वायर आ गया, और 2 का स्क्वायर होता है 4, तो डिवाइड होता है मल्टीप्लिकेशन में चले जाते हैं, तो 4 कैंसिल आउट हो गया, तो उसकी वैल्यू फाइंड आउट हुई 1/4πε0 Q1 Q2/r²। तो पहली वाले फोर्स में क्या थी भाई, यही इक्वेशन थी, लास्ट वाली फोर्स में भी क्या आई, यही इक्वेशन आई, तो उसका मीनिंग क्या हुआ कि भाई उसका मीनिंग ये हुआ कि फोर्स में कोई चेंजेस ही नहीं हुआ। क्यों चेंजेस नहीं हुआ, क्योंकि आपने डिस्टेंस क्या कर लिया, आप कर लिया। अगर आपने डिस्टेंस आप कर लिया तो फोर्स की स्ट्रेंथ ज़्यादा हो जाएगी। अगर आपका जो इन दोनों का हमारा स्फीयर है उसका चार्ज तो रिड्यूस हुआ ही है, हाफ रिड्यूस हो ही गया है, अगर उसको इतना ही डिस्टेंस पे आप रखेंगे तो उसका फोर्स मीन्स के डिक्रीज हो जाएगा 4 टाइम्स। कितना डिक्रीज हो जाएगा भाई, 4 टाइम्स डिक्रीज हो जाएगा। क्यों 4 टाइम्स, क्योंकि Q1/2 है ना, तो 4 × 2 डिवाइड बाई में आ जाएगा 4, इसलिए आपका फोर्स मीन्स के 4 टाइम्स डिक्रीज हो जाएगा। बट इस लोगों ने क्या किया कि भाई इसका जो डिस्टेंस था वो डिस्टेंस भी आप कर दिया। अगर डिस्टेंस आप कर दिया तो यहाँ पे तो डिस्टेंस का स्क्वायर होता है ना, तो r/2, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, तो हमारा फोर्स इज रिमेन सेम। यहाँ पे फोर्स की वैल्यू की कोई चेंज होगी नहीं।
ओके, आपको न्यूमेरिकल नंबर देखना है 1.6। तो कंसिडर द 3 चार्जेस Q1, Q2, Q3 इज इक्वल टू Q। ये तीन चार्ज मैंने यहाँ पे लिखा दिया हुआ है, ये तीनों का चार्ज Q ही है, ठीक है, उसका मैग्नीट्यूड Q है। एट द वर्टाइसिस ऑफ द एन इक्विलेटरल ट्राइंगल्स, मैंने यहाँ पे इक्विलेटरल ट्राइंगल ड्रॉ किया है, उसकी भी इसका जो एंगल होता है वो 60 डिग्री एंगल होता है, ठीक है। What is the force on the charge capital Q with the same signs? मीन्स के सेम साइंस का क्या मीनिंग हुआ कि भाई यहाँ पे रिपल्सिव फोर्स क्रिएट होने वाला है, ठीक है। ओके, इज प्लेस एट द सेंट्रॉइड्स ऑफ द ट्राइंगल एज शो इन फिगर। तो उस पर ऊपर कितना भाई टोटल चार्ज लगने वाला है वो आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो पहले तो मैं यहाँ पे जो फोर्स लगेगा वो फोर्स की मैं यहाँ पे मीन्स के साइन इंडिकेट करूँगा, ठीक है। ओके, देखिए यहाँ पे Q1 चार्ज है Q, और यहाँ पे भी चार्ज होगा मीन्स के सेम पॉजिटिव और पॉजिटिव। तो यहाँ पे फोर्स लगने वाला है रिपल्सिव फोर्स, यही डायरेक्शन में लगेगा, क्योंकि आप इस दोनों के आप कांटेक्ट करवाओगे ना ए से, तो यहाँ पे फोर्स लगेगा ए से। तो इस फोर्स का मैं नाम दे देता हूँ भाई दिस फोर्स इज F1 फोर्स, क्योंकि Q1 पार्टिकल्स ने लगाया हुआ है, तो ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में F1 फोर्स लगा, ठीक है। और वैसे ही यहाँ पे आप देखिए कि भाई ये पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है Q3। तो Q3 इन दोनों का चार्ज यहाँ पर मिस के आप कनेक्ट करोगे, ओके। तो देन आफ्टर आपका फोर्स लगेगा अलोंग टू द लाइन्स मिस के इस डायरेक्शन में, तो ये फोर्स आपका लगा F3 फोर्स, ठीक है। देन आफ्टर वैसे ही आपका यहाँ पे Q2 चार्ज और Q चार्ज है, तो आपका मिस के एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ करेंगे और उसका फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में, क्योंकि यहाँ पे तीन फोर्स एक रिपल्सिव फोर्स ही लग रहा है ना, F3 F2, ओके। देन आफ्टर आपको फाइंड आउट क्या करना कि भाई ये वाला डिस्टेंस आपको नहीं दिया हुआ है, बट आपको क्या दिया हुआ है भाई, ये आपको एक लेंथ दी हुई है, ठीक है। ट्राइंगल की आपका जो ट्राइंगल बना हुआ लेंथ दी हुई है। तो आप देखिए कि भाई ये जो ट्राइंगल बना हुआ है, तो ए में से जो हमने लाइन ड्रॉ की हुई है, तो एक बाइसेक्टर फाइंड आउट हुआ, AD बाइसेक्टर ऑफ BC, ठीक है। ओके, तो आपको AD फाइंड आउट करना है ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, मैं यहाँ पे मैं ड्रॉ करता हूँ इस फिगर को, देखिए। ओके, तो यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है, ये है हमारा AD और ये है हमारा C। ओके, आप देखिए कि भाई ये लेंथ हमारी है L, ये लेंथ हमारी कितनी है L है, ठीक है। ओके, तो ये हमारा एंगल कितना बनता है भाई, ये टोटल एंगल हमारा 60 डिग्री होता है ना, तो ये एंगल हमारा होता है 30 डिग्री एंगल होता है। तो हमको फाइंड आउट करना है AD फाइंड आउट करना है, हमको क्या फाइंड आउट करना है AD, ठीक है। तो आपको मिस के आईपो दिया हुआ है, तो आपको किस एंगल की मिस के कौन सा कंपोनेंट आप कंसिडर करोगे, cos 30 इज इक्वल टू आपका इक्वेशन बनेगा AD अपॉन AC। तो AD इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, AC इंटू cos 30 डिग्री। तो cos 30 की वैल्यू क्या होती है, cos 30 का मीनिंग होता है π/6, तो cos π/6 इज इक्वल टू √3/2, और AC की वैल्यू आपको दे रखी है L, तो L इंटू √3/2, तो उसकी वैल्यू क्या फाइंड आउट हुई, L इंटू √3/2। और दूसरी तरह से भी आप फाइंड आउट कर सकते हो, कैसे, अगर आपको ये एंगल लेना नहीं पसंद है, तो आप क्या करोगे भाई, ये हमारी लेंथ L है, तो यहाँ पे टोटल लेंथ कितनी है भाई L, तो ये कितनी आ जाएगी L/2, तो ये आपको L/2 लीजिए। तो देन आप ये आप साइड फाइंड आउट कर सकते हो मिसके पाइथागोरस थ्योरम से, ठीक है। ओके, तो वैसे भी आप फाइंड आउट कर सकते हो और ऐसे भी आप फाइंड आउट कर सकते हो। मैंने ऐसे निकाल दिया, तो ये हमारी लेंथ फाइंड आउट हुई L इंटू √3/2। ओके, तो आपको एक सेंट्रोइड का एक इक्वेशन आना चाहिए। जो सेंट्रोइड आया ना, तो वो सेंट्रोइड कैसे आएगा, देखिए। तो हमारी जो AD यहाँ पे मैंने सेंटर मैंने एक पॉइंट कंसिडर कर लिया A पॉइंट, ठीक है। ओके, तो आपका जो इसके जो AD फाइंड आउट हुआ है AD, तो AD इंटू आपको करना पड़ेगा भाई 2/3, 2m3 करना पड़ेगा। ध्यान आफ्टर आपको एक सेंटर फाइंड आउट होता है, ठीक है। वो एक ट्राइंगल का एक रूल्स है कि भाई आपको सेंटर फाइंड आउट करना है, तो 2/3 आपको मीन्स के उसकी लेंथ से आपको मल्टीप्लिकेशन करना पड़ता है 2/3। तो उसका क्या मीनिंग हुआ कि भाई ये जो पार्ट है ना, ए पार्ट है 2 और ए पार्ट है 1। टोटल आपकी लेंथ है सपोज के 3, आपकी टोटल लेंथ है सपोज के 3, पर आपने क्या पार्ट पढ़ा है कि भाई यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस है 2 और यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस है 1। ऐसा आपने मीन्स के यहाँ पे सेंट्रोइड का रूल्स लगाया हुआ है, ठीक है। तो 2/3, तो 2/3 इंटू मीन्स के आपकी जो L की वैल्यू AD की वैल्यू तो आपको फाइंड आउट हुई है L इंटू √3/2 इंटू आप क्या करोगे 2/3, तो 2 इज कैंसल। देन आफ्टर यहाँ पे √3 और यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा L इंटू √3 आ जाएगा। तो यहाँ पे A से लेके O तक का डिस्टेंस फाइंड आउट हो गया L अपॉन √3, ठीक है। ओके, डिस्टेंस फाइंड आउट हो गया। देन आफ्टर मैं क्या करता हूँ, मैं पहले F1 फोर्स निकाल देता हूँ, F2 फोर्स निकाल देता हूँ, ठीक है। तो मैं पहले F1 फोर्स निकालता हूँ, ठीक है। तो F1 फोर्स किसका फोर्स है, तो फोर्स F1 ऑन
कैपिटल क्यू मीन्स के फोर्स लगा रहा है कैपिटल क्यू पे, इज ड्यू टू चार्ज क्यू, इज ड्यू टू चार्ज क्यू एट द ए लोकेशन, ए लोकेशन पे फोर्स लग रहा है, ठीक है। ए लोकेशन का जो चार्ज है वो एक फोर्स लग रहा है कैपिटल क्यू पे, ओके। तो वो फोर्स रिपल्सिव फोर्स होगा, ओके। तो वो फोर्स की वैल्यू क्या होती है, एफ इज इक्वल टू 4πε0 क्यू क्यू अपॉन आर स्क्वायर, आर स्क्वायर मीन्स के यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस क्या फाइंड आउट हुआ, L/√3 का स्क्वायर आपको करना है ना। तो मैं क्या करता हूँ, देखिए यहाँ पे L का स्क्वायर और √3 का स्क्वायर, वो डिवाइड का डिवाइड हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन में, तो यहाँ पे आ जाएगा 3। तो ऐसे यहाँ पे इक्वेशन फाइंड आउट हुआ, ओके। देन आफ्टर उसकी डायरेक्शन आपको इंडिकेट करनी है, तो अलाइन टू कहाँ पे आई, ए और यहाँ पे है O, तो अलोंग ये वो डायरेक्शन फाइंड आउट हुई, ठीक है। और वैसे ही आपको F2 फोर्स फाइंड आउट करना है, F2। तो F2 में क्या आप लिखने वाले हो, F2 on capital Q is due to charge Q at location is B, इस लोकेशन इज B, ठीक है। तो ओके, तो उसका मैंने फोर्स मैंने यहाँ पे F1 नाम दिया था और यहाँ पे मैं नाम दे रहा हूँ F2, तो 4πε0 क्यू क्यू। यहाँ पे भी उसका डिस्टेंस कितना होगा भाई, सेम ही ना, इतना भी डिस्टेंस यहाँ पे सेम ही है, तो क्यू क्यू यहाँ पे हो जाएगा L² × 3, और उसकी डायरेक्शन क्या आएगी, अलोंग टू BO डायरेक्शन, तो यहाँ पे लिख देना है अलोंग टू BO डायरेक्शन, ठीक है। और वैसे ही आपको F3 फोर्स फाइंड आउट करना है, F3 फोर्स। तो F3 ऑन कैपिटल चार्ज Q, तो कौन फोर्स लग रहा है, ड्यू टू चार्ज स्मॉल q एट द लोकेशन इज C, एट द लोकेशन C, सो दैट हियर F3 इज इक्वल टू 1/4πε0 चार्ज QQ अपॉन L² × 3, बट उसकी डायरेक्शन कौन सी आई, अलोंग टू डायरेक्शन CO। आप यहाँ पे देख रहे हो तीन फोर्स का मैग्नीट्यूड तो सेम आ रहा है, बट ये तीन फोर्स क्या सेम है, नहीं है सेम, क्यों नहीं है सेम, क्योंकि उसकी डायरेक्शन क्या हो रही है, डिफरेंट है, उसकी डायरेक्शन है डिफरेंट, ठीक है। ओके, तो उसकी डायरेक्शन डिफरेंट है, देन आपको एक रिजल्टिंग फोर्स फाइंड आउट करना है, ओके। तो आप मैं यहाँ पे रिजल्टिंग फोर्स फाइंड आउट करके आपको देता हूँ। देखिए मैं क्या करता हूँ, देखो F1 का जो मैग्नीट्यूड फाइंड आउट हुआ वो भी सेम फाइंड आउट हुआ, ए भी सेम है, ओ भी सेम है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि भाई F1 इज इक्वल टू F2 इज इक्वल टू F3 इज इक्वल टू, मैं F ले लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि सभी का मैग्नीट्यूड क्या होता है, सेम, ओके। तो ओनली फॉर आप डायरेक्शन का रिप्रेजेंट कीजिए, मैं यहाँ पे डायरेक्शन में ड्रॉ करता हूँ, देखिए ए वाला पोर्शन देखिए, ठीक है। तो F1 फोर्स लगता है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, देन आफ्टर F2 फोर्स लगता है यहाँ पे, और F3 फोर्स लगता है यहाँ पे, ओके। तो मैं ये जो पोर्शन है ना, मैं पीछे में एक्सप्लेन करूँगा, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास स्पेस नहीं है, ओके। आप देख सकते हो कि भाई F3, F2 और F1, मैं यहाँ पे मैग्नीट्यूड लिख देता हूँ, F1 इज इक्वल टू F2 इज इक्वल टू F3 इज इक्वल टू, आपने कंसिडर किया हुआ है F, और F की क्या वैल्यू आई थी वो भी मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, 4πε0 QQ अपॉन L² × 3 आई थी, ठीक है, ओके। आपको अभी 11th में थोड़ा जाना है वेक्टर में, ओके। तो ये दोनों जो वेक्टर है, इन दोनों वेक्टर का आपको एक रिजल्टिंग फाइंड आउट करना है एक पैराग्राम मेथड से, ठीक है। तो ऐसे उसे इस लाइन को हमने पैरेलल यहाँ पे ड्रॉ कर दी, और इस लाइन की पैरेलल हमने यहाँ पे ड्रॉ कर दी, तो उसका एक यूनिट वेक्टर, इसका रिजल्टिंग वेक्टर फाइंड आउट हुआ ऐसे। ये किसका फाइंड आउट हुआ है, F32 का, ठीक है, F32 का, ओके। तो F32 का हम रिजल्टिंग फाइंड आउट कर लेते हैं, तो उसका हमको एंगल पता होना चाहिए कि भाई 2 वेक्टर है, तो 2 वेक्टर के बीच का एंगल कितना है, तो वो एंगल कितना होना चाहिए, वो एंगल क्या आना चाहिए भाई, वो आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा कि भाई वो एंगल कितना होता है, ठीक है। तो आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखिए। तो यहाँ पे जो हमारा ट्राइंगल था, मैंने ट्राइंगल ऐसा यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया हुआ था, ओके, यहाँ से लेके यहाँ तक, ओके। तो जो ए एंगल होता है वो होता है 30 डिग्री, यहाँ से ऐसे जा रहा था, ए है हमारा F3 और ए है हमारा F2 और ए है हमारा F1, ठीक है, ओके। देखिए यहाँ का जो एंगल है 30 डिग्री है, ओके। तो 30 डिग्री ऐसा चला गया, और मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पे देखिए कि ये जो हमारा F2 जा रहा है और उसकी बीच का जो एंगल होता है, यहाँ पे कितना एंगल है 30 डिग्री, तो ए बी एंगल कितना होता है 30 डिग्री होता है, और ये तो हमारा नॉर्मल है, तो ये टोटल एंगल यहाँ पे कितना आता है 90 डिग्री, तो ए एंगल कितना बनेगा 60 डिग्री बनेगा, ए एंगल आपका बनेगा 60 डिग्री। तो ए एंगल आपका मालूम पड़ गया कि भाई दिस इज द 60 डिग्री, तो ए एंगल भी कितना होगा 60 डिग्री, तो 60 इज इक्वल टू 120 डिग्री। ख्याल आया मैंने एंगल कैसे निकाला हो, मैं आपको वापस बताता हूँ। देखिए मैंने ए लाइन है ना, ए लाइन मैंने यहाँ पे ड्रॉ की, F2 फोर्स,
ओके। और यहाँ से मैंने एक ओरिजेंटल लाइन खींच ली एसी, यहाँ से एक एसी मैंने पैरेलल लाइन में एक ओरिजेंटल लाइन खींच ली। तो यहाँ पे एंगल है 30 डिग्री। क्यों 30? क्योंकि यहाँ पे 60 डिग्री एंगल होता है, उसका मैंने आप किया तो 30 डिग्री फाइंड आउट हुआ। ये एंगल हमारा हो गया 30 डिग्री और यहाँ से मैंने नॉर्मल ऐसे ड्रॉ किया ए वाली लाइन, ठीक है। तो उसका एंगल आएगा 60 डिग्री, तो उसका भी आएगा 60। तो इन दोनों के बीच में एंगल फाइंड आउट हुआ 120 डिग्री। ओके, तो इन दोनों का मैं रिजल्टिंग निकालता हूँ F32 का। तो यहाँ पे आएगा, देखो मैं एफ ही लिख देता हूँ, ठीक है। का तो मैं F2 स्क्वायर प्लस F3 स्क्वायर प्लस 2F2 F3 cos 120 डिग्री। तो cos 120 की वैल्यू क्या आती है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ cos 120 की वैल्यू आप ऐसे भी निकाल सकते हो, cos 180 माइनस 60 डिग्री। तो cos 180 मीन्स के सेकेंड क्वार्टर तक, सेकेंड क्वार्टर में आपका cos होता है नेगेटिव और cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, तो -1/2 आएगी, ठीक है। और यहाँ पे F2 F3 इक्वल टू आप F लिख सकते हो, तो F का स्क्वायर प्लस 2F स्क्वायर, यहाँ पे आएगा -1/2। ओके, तो 2 इज कैंसिल -F स्क्वायर, तो ओनली फॉर F का स्क्वायर, और यहाँ पे आएगा ओनली फॉर F, ठीक है। और F1 क्या है, F1 भी F है और F3 भी F है। पर यहाँ पे आप देख रहे हो ये दोनों वर्टिकल में है ना। ओके, तो ये अपर डायरेक्शन में जा रहा है तो उसकी यूनिट वेक्टर होगा जे कैप, है डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है तो माइनस जे कैप आएगा। तो टोटल फोर्स F इज इक्वल टू आप यहाँ पे लिख देंगे F32 प्लस F1, तो F32 का आएगा F जे कैप और उसका आएगा -F जे कैप, तो टोटल हो गया 0। तो उसका नेट रिजल्टिंग फोर्स फाइंड आउट हुआ 0, ठीक है। क्या रहा है आपको, क्योंकि देखिए ये भाई अपर डायरेक्शन में जा रहा है तो जे कैप आएगा, अपर डायरेक्शन में होती है पॉजिटिव और डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है तो माइनस जे कैप आएगा। ये दोनों फोर्स के मिस्टेक, दोनों फोर्स के आप डायरेक्शन देख रहे हो अपोजिट है, उसका रिजल्टिंग हमने निकाला तो वो भी कितना आया, F जितना ही आया, ठीक है। और F1 भी कितना आया था, F1 आपने लिखा हुआ ना यहाँ पे F, तो दोनों की वैल्यू सेम ही फाइंड आउट हुई, दोनों अपन अपोजिट डायरेक्शन में है तो उसका रिजल्टिंग फाइंड आउट हो गया 0। नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर है 1.7। कंसिडर द चार्जेस QN - 2 इज प्लेस द वर्टिसेस ऑफ द इक्वेटर ट्राइंगल एज शोन फिगर। आपको एक ऐसी फिगर दे रखी है, मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दी है। व्हाट इज द फोर्स ऑन ईच अदर चार्ज, ठीक है। तो आपको टोटल चार्ज नहीं फाइंड आउट करना है, बट आपको यहाँ पे ए फाइंड आउट करना है कि भाई ए लोकेशन पे जो Q1 चार्ज रखा हुआ है तो Q1 चार्ज पे नेट फोर्स कितना लगने वाला है। देन आफ्टर बी लोकेशन पे आपने Q2 चार्ज रखा है तो भाई Q2 चार्ज पे कितना फोर्स लगने वाला है। देन आफ्टर सी लोकेशन पे आपने Q3 चार्ज रखा है तो Q3 चार्ज पे कितना फोर्स लगने वाला है। चल आया, तो ऐसे पहला फोर्स मैं क्या कर देता हूँ कि उसका नेट फोर्स क्या क्या लगने वाला है। देखिए, तो मैं स्टार्ट करता हूँ भाई ए से, तो ए के पास होता है भाई पॉजिटिव चार्ज है ना Q। ओके, तो ए पे जो हमारा पॉजिटिव चार्ज Q है तो Q पे हमारा मीन्स के -Q भी फोर्स लगाएगा, देन आफ्टर ए Q भी फोर्स लगाता है, ठीक है। ओके, तो ए पॉजिटिव और पॉजिटिव तो उसके बीच में लगने वाला है रिपल्सिव फोर्स, तो रिपल्सिव फोर्स लगेगा तो एक दूसरे के वो दूर जाएगा तो उसका फोर्स ऐसे आएगा इस डायरेक्शन में। ओके, तो इस डायरेक्शन का मैं फोर्स लगा देता हूँ। यहाँ पे Q2 है ना और Q1 पे फोर्स लग रहा है तो उसका इंडिकेटर क्या करोगे भाई, किस पे फोर्स लग रहा है, 1 पे। कौन लगा रहा है, 2, तो फोर्स ऑन 1 बाय दी 2। तो ऐसा आपको रीडिंग करना आता है ना, ये सिंबल इसका F12 का क्या मीनिंग होता है कि भाई फोर्स ऑन Q1 चार्ज पार्टिकल्स इज ड्यू टू द Q2 चार्ज पार्टिकल्स, ठीक है। ओके, तो ऐसे उसके साइन ऐसे आएगी। ओके, देन आफ्टर नेक्स्ट, तो भाई इसने तो फोर्स लगा दिया, देन आफ्टर उस चार्ज की हम बातचीत करेंगे। भाई -Q है और +Q है, क्या होने वाला है, अट्रैक्शन फोर्स। तो अट्रैक्शन फोर्स लगेगा तो इस डायरेक्शन में लगने वाला है, ठीक है। ओके, तो उसकी आप क्या साइन लगाओगे, F1 1 पे लगा और 3 ने लगाया F1 3, ठीक है। ओके, तो उसका आपको रिजल्टिंग निकालना है। रिजल्टिंग निकालने से लिए यहाँ पे देखिए 2 वेक्टर अवेलेबल है हमारे पास, तो 2 वेक्टर अवेलेबल है तो उसका आप क्या करोगे भाई, पैरेललोग्राम ड्रॉ करोगे, ठीक है। ओके, पैरेललोग्राम कैसे ड्रॉ करते हैं, देखो इसकी पैरेलल लाइन आपको यहाँ पे ड्रॉ कर देनी ऐसी, देन आफ्टर उसकी पैरेलल लाइन आपको यहाँ पे ड्रॉ कर देनी है। तो ए हमको एक उसका पैरेलल ये रिजल्टिंग वेक्टर फाइंड आउट हुआ, ठीक है। दिस रिजल्टिंग वेक्टर में नाम दे देते हो F1, दिस इज F1, ऐसा आपकी फिगर बनेगी, ठीक है। ओके, सेम टू सेम हियर Q2 चार्ज पार्टिकल है पॉजिटिव और AP है पॉजिटिव, तो पॉजिटिव के बीच में इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। तो ए फोर्स का मैं क्या नाम दूंगा, इस चार्ज पर लग रहा है Q2 पे, तो F2 कौन लग रहा है 1, F2 1, ठीक है। देन आफ्टर यहाँ पे नेगेटिव है और यहाँ पे पॉजिटिव है तो इस डायरेक्शन में फोर्स लगने वाला है। ओके, तो इस फोर्स का मैंने क्या नाम दूंगा कि भाई दिस फोर्स इज F2,
क्योंकि 2 पे लग रहा है, कौन लगा रहा है कि भाई 3 लगा रहा है, ठीक है। देन आफ्टर उसका रिजल्टिंग पे आपको फाइंड आउट करना है कि भाई उसकी पैरेलल लाइन मैं यहाँ पे ड्रॉ कर दूंगा और उसकी पैरेलल लाइन मैं यहाँ पे ड्रॉ कर दूंगा और ऐसे यहाँ पे आपको रिजल्टिंग वेक्टर फाइंड आउट हुआ। तो इस रिजल्टिंग वेक्टर का मैंने नाम दे दिया हुआ है F2। देन आफ्टर आपको इसकी बात करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे -2 है, तो -2 पे फोर्स लगेगा भाई Q, किस डायरेक्शन में, ए वाली डायरेक्शन पे, ठीक है। तो ये फोर्स का नाम क्या आप दोगे, किस चार्ज पे लग रहा है, 3 चार्ज पे, कौन लगा रहा है 1, तो F3 1, ठीक है। और वैसे ही यहाँ पे देखिए कि भाई यहाँ पे नेगेटिव और यहाँ पे पॉजिटिव, तो इसी डायरेक्शन में फोर्स लगने वाला, एट्रैक्शन होने वाला है, इसलिए, ठीक है। कौन किस पे लग रहा है, F3 पे, ठीक है। कौन लग रहा है 2 लगा रहा है, तो F3 2, ठीक है। ऐसा ही आपको मिलेगा। तो उसका आपको क्या निकालना है भाई, उसका आपको निकालना है रिजल्टिंग। तो रिजल्टिंग वेक्टर यहाँ पे उसकी बीच में आएगा ऐसे, उसका हम नाम दे देंगे F3, ठीक है। तो आपको F1, F2 और F3 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। ओके, तो पहले आप फाइंड आउट कीजिए कि भाई F12, F13 क्या है। ओके, तो F12, F13 का मैं मैग्नीट्यूड निकालता हूँ। वो जो मैग्नीट्यूड निकलता है, देखिए मैं यहाँ पे मैं उसका मैग्नीट्यूड निकाल देता हूँ। उसकी बीच का जो आपको डिस्टेंस दिया हुआ है ना, वो डिस्टेंस आपका दिया हुआ है L, ठीक है। सभी के बीच का जो डिस्टेंस दिया हुआ है, ये डिस्टेंस तो आपका L ही है। मैं F12 का लिए निकालता हूँ, F12 के लिए देखिए कि भाई उसका इक्वेशन क्या निकलता है, उसका इक्वेशन 1/4πε0 Q, तो Q² और उसके बीच का डिस्टेंस तो L², और उसकी डायरेक्शन क्या आएगी यहाँ पे अलोंग टू, मीन्स के B2 A की डायरेक्शन में आएगी ना। वो कहाँ पे जाता है, B2 A, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अलोंग B A डायरेक्शन, अलोंग B A डायरेक्शन, ठीक है। देन आफ्टर मैं फाइंड आउट करता हूँ F13, तो F13 का भी क्या आएगा, देखिए 1/4πε0 Q² और L²। मैंने देखो यहाँ पे देखिए कि भाई यहाँ पे नेगेटिव और पॉजिटिव है, तो भी मैं यहाँ पे पॉजिटिव ही लिखा, क्यों, देखिए कि मैं उसके डायरेक्शन में बता देता हूँ भाई अलोंग AC डायरेक्शन, ऐसा आपने यहाँ पे इंडिकेट किया हुआ है कि भाई अलोंग द AC। तो यहाँ पे आपको साइन इंडिकेट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। एट्रैक्शन फोर्स लग रहा है, बट तो भी मैंने यहाँ पे माइनस नहीं लिखा, यहाँ पे माइनस है तो भी मैंने यहाँ पे माइनस नहीं लिखा, क्यों, क्योंकि मैंने यहाँ पे डायरेक्शन बता दिया है अलोंग द AC डायरेक्शन। ओके, तो इन दोनों का आप क्या फाइंड आउट करोगे भाई, रिजल्टिंग वेक्टर फाइंड आउट करोगे। इन दोनों का आपको फाइंड आउट करना है रिजल्टिंग वेक्टर। ओके, तो रिजल्टिंग वेक्टर आप कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ का जो एंगल होता है ना, वो एंगल होता है 60 डिग्री, और यहाँ से लेके यहाँ तक का जो एंगल होता है ना, वो होता है 180 डिग्री। तो 180 में से जो 60 जाएगा तो एंगल आ जाएगा 120 डिग्री। कितना आएगा भाई, 120 डिग्री। तो आप हमको क्या निकालना है भाई, F1 निकालना है ना। तो F1 इज इक्वल टू आप क्या लिखने वाले हो, देखो इन दोनों की वैल्यू तो सेम आ रही है, तो मैं इज इक्वल टू में F लिख देता हूँ और इज इक्वल टू में F लिख देता हूँ, ठीक है। चला है आपको, ओके। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा कि भाई F² + F² + 2FF, उसकी बीच का एंगल cos 120 डिग्री। अभी इतना ही हुआ, ठीक है। मैं अभी जो मैं कैलकुलेशन आपको बता रहा हूँ, ओनली फॉर ए पोर्शन की बता रहा हूँ कि भाई ए पे कितना फोर्स लग रहा है, ख्याल आया। तो टोटल में F1 में फाइंड आउट किया, तो cos 120 की वैल्यू में अभी निकाली थी भाई, cos 120 की वैल्यू कितनी होती है, -1/2। ओके, तो F1 इज इक्वल टू यहाँ पे आएगा F² + F² + 2F², F इंटू F, सो दैट F² -1/2, तो 2 इज कैंसल। तो यहाँ पे माइनस है तो आपको भी यहाँ पे माइनस करना पड़ेगा भाई, तो यहाँ पे -F² है और यहाँ पे +F² है, तो F1 इज इक्वल टू हो गया F। और उसकी डायरेक्शन क्या आई, इसकी डायरेक्शन देखिए, ए जो वेक्टर है ना, तो ए वेक्टर आप पैरेलल में ले जाए ऐसे, तो देखो ए लाइन और ए लाइन ये दोनों सेम आ रही है, सो दैट मैं क्या लिखूंगा, अलोंग BC डायरेक्शन, ख्याल आया आपको, ओके। देन आप देखिए भाई उसका सोचिए, तो उसका सोचेंगे तो F23 का भी फोर्स कितना आएगा भाई, ऐसा ही आपको इक्वेशन मिलेगा। और F21 का भी फोर्स का इक्वेशन कैसा मिलेगा, इतना ही मिलेगा, क्योंकि उसके बीच का तो एंगल, इसका डिस्टेंस तो क्या आपने रखा है सेम। तो मैं क्या कर देता हूँ, सिमिलर फोर्स ऑन Q2 चार्ज इज F2 इज इक्वल टू F। उसकी डायरेक्शन बताइए, तो उसकी डायरेक्शन देखिए AC जा रही है और ए लाइन AC जा रही है, दोनों हमारी लाइन पैरेलल हुई, ए लाइन और ए लाइन। तो ए लाइन कौन सी है, अलोंग टू द AC, तो मैं यहाँ पे क्या लिख देता हूँ, अलोंग टू AC डायरेक्शन। चला है, तो ऐसे यहाँ पे फाइंड आउट हो गया, ओके।
तो अलोंग टू AC डायरेक्शन आपने लिख दिया, ठीक है। ओके, तो ये हमारा मीन्स के आप ऐसे भी लिख सकते हो, देखिए कि भाई F2 इज इक्वल टू F इंटू R2 यूनिट कैप। तो R2 यूनिट कैप में आपको लिख देना कि भाई दिस यूनिट कैप इज द अलोंग टू द AC डायरेक्शन, ठीक है। ऐसे भी आप लिख सकते हो और ऐसे भी आप लिख सकते हो कि अलोंग टू AC डायरेक्शन, ठीक है। ओके, तो मैं यहाँ पे भी ऐसे ही लिख देता हूँ कि भाई F1 इज इक्वल टू F और R1 यूनिट कैप। तो R1 यूनिट कैप कौन सा है, अलोंग टू BC का है, अलोंग टू BC का है, ठीक है। ओके, देन आप हम बातचीत करेंगे भाई F3 के रिगार्डिंग। ओके, तो F3 फोर्स हमको फाइंड आउट करना है ना। तो F31 और F32 क्या निकलेगा भाई, F31 और F32 दोनों सेम निकलेगा, क्योंकि एट्रैक्शन हो रहा है ना। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ F31 इज इक्वल टू आपको निकलने वाला है, मैं यहाँ पे क्या लिख देता हूँ, देखिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1/4πε0 Q का स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर, बट अलोंग उसकी डायरेक्शन क्या हुई, अलोंग उसकी डायरेक्शन फाइंड आउट हो रही है CA, अलोंग दी CA डायरेक्शन, ठीक है। ओके, देन आफ्टर F32 ये दोनों सेम ही आएगा 1/4πε0 Q स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर, बट यहाँ पे डायरेक्शन चेंज हो जाएगी अलोंग टू CB डायरेक्शन, ठीक है, अलोंग टू CB डायरेक्शन। ओके, तो आपको F3 का रिजल्ट ही निकालना है ना, तो F3 का आप रिजल्ट ही निकालिए। तो F3 इज इक्वल टू F31 और F32 आप FF कंसीडर कीजिए, तो F स्क्वायर प्लस 2FF, यहाँ पे एंगल कितना है 60 डिग्री है, 60 डिग्री एंगल है, तो cos 60 डिग्री। ओके, तो cos 60 यहाँ पे देखिए कि भाई F स्क्वायर प्लस F स्क्वायर और cos 60 की मीन्स के π/3 की वैल्यू क्या होती है, cos π/3 की वैल्यू होती है 1/2। तो यहाँ पे 2F स्क्वायर और 1/2, यहाँ पे 1/2 फाइंड आउट हुई। ओके, तो cos 60 मीन्स के यहाँ पे 2 कैंसिल आउट हो गया, तो F स्क्वायर, तो F स्क्वायर और F स्क्वायर, सो दैट 3F स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या निकला भाई F इंटू √3, दिस इज द रिजल्टेंट F3 फोर्स, ठीक है। तो F3 फोर्स की डायरेक्शन क्या हुई, F3 फोर्स की डायरेक्शन मैं यहाँ पे n कैप लिख देता हूँ। तो n कैप वेयर n यूनिट वेक्टर इज अलोंग, दिस इज अ यूनिट वेक्टर इज अलोंग, देखिए उसकी डायरेक्शन ऐसी आएगी ना, यहाँ पे जो देखो बाइसेक्टर बन रहा है, किसका बाइसेक्टर, AB का बाइसेक्टर, ठीक है। ओके, अलोंग द बाइसेक्टर, अलोंग द डायरेक्शन बाइसेक्टिंग ऑन AB, ठीक है। तो उसकी डायरेक्शन बाइसेक्टिंग ऑन AB है। तो बस आपको इतना ही फाइंड आउट करना था कि भाई तीन फोर्स आपको इंडिविजुअली निकालना था, ठीक है। तो आपने ऐसे इंडिविजुअली निकाल दिया कि भाई F1 फोर्स की डायरेक्शन फाइंड आउट हुई अलोंग टू BC लोकेशन, देन आफ्टर F2 फोर्स की वैल्यू फाइंड आउट हुई दिस अलोंग टू AC लोकेशन, देन आफ्टर F3 फोर्स की फाइंड आउट हुई दिस अलोंग टू बाइसेक्टर, ठीक है। ऐसे आपको यहाँ पे लिख देना है, आपको यहाँ पे ऐसे लिख देना कि भाई F के साथ आप R1 को मल्टीप्लिकेशन कर देना, R1 यूनिट कैप और R1 यूनिट वेक्टर इज रिप्रेजेंट इज द अलोंग द BC डायरेक्शन, ऐसे आपको लिख देना है, ठीक है। ओके,